स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संपूर्ण देश में संचालित धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बाबा नीम करौरी आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंची धाम पहुंचे और यहां उन्होंने श्रमदान किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है देश भर में बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने यहां श्रमदान किया। तो बाबा नीम करौरी आश्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झाड़ू लगाई और इस दौरान उन्होंने अपना श्रम दान किया। साथ ही उनके साथ अन्य भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो नैनीताल के कैंची धाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो है श्रमदान किया और सफाई अभियान के तहत उन्होंने अपना श्रमदान किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंची धाम पहुंचे, यहां उन्होंने श्रमदान किया बाबा नीम करौरी आश्रम में जाकर। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को अयोध्या में होनी है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से अलग अलग देश भर के अलग अलग मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कैंची धाम पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अब है क्या कुछ कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री का, आज वो कैंची धाम पहुंचे थे जहां उन्होंने श्रमदान किया है? मुख्यमंत्री आज नैनीताल का जो सुप्रसिद्ध धाम है कैंची धाम, वहाँ पर पहुँचे थे। ये कैंची धाम बाबा नीम करौली की तपोस्थली यहाँ पर रहा है, उनके द्वारा तप यहाँ पर किया गया था और इसकी बड़ी मान्यता पूरे विश्व भर में इस समय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर श्रमदान किया। स्वच्छता जो अभियान है उस कार्यक्रम की शुरुआत वहाँ से की है और राज्य की जनता से भी आह्वान किया है कि अगले एक सप्ताह तक, यानी कह सकते हैं कि जब तक श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर नहीं हो जाती है अयोध्या में 22 जनवरी तक, तब तक किसी प्रकार के जो विभिन्न कार्यक्रम संचालित होने उनमें बढ़ चढ़कर आम जनता की सहभागिता हो, उसके लिए आम जनता से भी यहाँ पर अपील की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस श्रमदान के माध्यम से एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया कि स्वच्छता सबसे जरूरी है। स्वच्छता अगर बनाए रखनी है तो फिर उसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, अपना श्रमदान आगे करना चाहिए और अपने आसपास जो स्वच्छता अभियान है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम से जो सफाई अभियान की शुरुआत वहाँ पर की थी, उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। इस समय कह सकते हैं कि प्रदेश के भीतर विभिन्न कार्यक्रम इस स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रहे हैं और इस स्वच्छता अभियान में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जरूर यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उस आह्वान का जो असर है वो सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उस आह्वान में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और आगे आकर सफाई अभियान यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि देश में एक स्वच्छता का जो प्रतीक है वो बना रहे। इसके अलावा जो खुशियाँ आने वाली है, कह सकते हैं कि जो 22 तारीख को श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, राम का स्वागत वहाँ पर होना है, घर घर दीपावली मनाने का जो कार्यक्रम है, तो उससे पहले साफ सफाई का जो अभियान होता है वो उसी प्रकार से इस अभियान को करने के लिए कहा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में अब सफाई अभियान के विभिन्न कार्यक्रम आएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैंची धाम से बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर किया है। जी, मुख्यमंत्री जो है इस दौरान प्रधानमंत्री की बात कर ले, उन्होंने भी अपना जो है हाल ही में जो है नासिक में यहाँ उन्होंने अपना श्रमदान किया। इसके बाद जो है फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हमने देखा है। इसके अलावा कैंची धाम के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ सीएम अपना श्रमदान कर सकते हैं? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि कैंची धाम से इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से इस अभियान की शुरुआत की है। उनके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो नैनीताल में जो गोराखोट जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यहाँ पर भी युवाओं को, बच्चों को ये कह सकते हैं कि स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक रहने के लिए, स्वच्छता अभियान में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने की बात उनकी तरफ से वहाँ पर कही जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर में चाहे बीजेपी की तरफ से हो या सरकारी जो संगठन है या दूसरे जो
सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से इस अभियान को यहाँ पर चलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आगामी दिनों में भी जो मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम होंगे, अभी ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम जारी नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में जो कार्यक्रम यहाँ पर जारी होंगे उन कार्यक्रमों में इस स्वच्छता अभियान को जरूर प्राथमिकता पर रखा जाएगा और उस अभियान के माध्यम से जनता को भी इस अभियान में जुड़ने का आह्वान यहाँ पर किया जाएगा। ये उत्तराखंड में एक कह सकते हैं कि हमेशा से ही एक प्रतीक रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई आह्वान किया जाता है तो हर व्यक्ति उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आता है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से अपील की है, साथ ही जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से भी कहा है कि आम जनता की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरह के जो स्वच्छता अभियान के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। तो ये समझा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर में इसे एक व्यापक और बृहद रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और एक संदेश देने का काम किया जाएगा कि स्वच्छ समाज में ही एक स्वच्छता का जो प्रतीक है वो बना रहता है। और जो उत्सव है, जो खुशियां हैं, खुशियों से आने से पहले हर घर को साफ रखने का काम यहाँ पर किया जाता है। जी अभय बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा झटका दिया था, तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अब पार्टी के प्रदेश समन्वयक रहे जोत सिंह बिष्ट और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज एक साथ सामूहिक इस्तीफा पार्टी के नेतृत्व को भेजा है, जो आप पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि संगठन स्तर पर उत्तराखंड को समझने की कोशिश नहीं की गई और अब भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया संगठन के भीतर नहीं चल रही है जिससे यह लगता तो नहीं है कि पार्टी जो है वो सक्रिय है। आम आदमी पार्टी में हम सब लोग जो बड़े उम्मीद के साथ आए थे कि इस नई पार्टी में कुछ नया करने की गुंजाइश है। पिछले 1.5 साल में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को जिंदा रखने के साथ, पार्टी को संचालित करने के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की। लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से एक तरफा निर्णय लेने की शुरुआत की, जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी भंग करके, और पिछले 3 महीने से कोई राज्य के अंदर पदाधिकारी नहीं है, राज्य के अंदर पार्टी की गतिविधियां ठप हैं, दफ्तर बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल के नाम पर बंधे रहना, मैं समझता हूं कि समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं है। हम जब राजनीति में आते हैं तो जिस क्षेत्र के रहने वाले होते हैं उस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें होती हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान में भागीदार बने। हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनकी उम्मीदें होती हैं कि हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो उसकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो इसलिए समय खराब करने से बेहतर हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी से अपने को पदमुक्त किया जाए। इस पार्टी से छोड़ करके विचार करेंगे कि नया कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कुछ जानकारी है? दीपिका, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो तीसरे विकल्प के रूप में अभी तक जो पार्टी देखी जा रही थी, जिसका सियासी कद यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा था, अब उसे एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार रहे कर्नल अजय कोठियाल जी, जिनका लंबा चौड़ा कह सकते हैं कि सामाजिक अनुभव भी यहाँ पर रहा, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो रहे हैं, सेना में भी हो रहे हैं, उनके द्वारा पार्टी को छोड़ने का काम यहाँ पर किया गया था। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उस समय दूसरे दलों में शामिल हुए थे। उसके बाद अब ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जिनके कंधे पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पिछले कह सकते हैं कि लगभग 1 साल के दौरान पार्टी के संगठन को जिंदा रखने का काम यहाँ पर किया था, नया संगठन बनाने की कोशिश यहाँ पर करी थी, उस संगठन को बृहद जनता तक पहुँचाने का काम उनकी तरफ से किया गया था कि ताकि आम आदमी पार्टी जिंदा रह सके और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार आम जनता के बीच बढ़ता रहे। लेकिन अब उनके द्वारा भी सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दे दिया गया। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। जो पार्टी के पूर्व में जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेश बिष्ट, वो यहाँ पर मौजूद रहे। पार्टी के जो प्रदेश दूसरे उपाध्यक्ष थे डॉक्टर आरपी रतूड़ी, प्रदेश प्रवक्ता थे
कई ऐसे तमाम पदाधिकारी जिलों में भी रहे, उनकी तरफ से सामूहिक इस्तीफा यहाँ पर दे दिया गया। और जैसे ही ये उनके द्वारा सामूहिक इस्तीफा देहरादून में दिया गया, उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों के पार्टी के जो संगठन के जो दूसरे जो लोग थे, उनकी तरफ से भी इस इस्तीफे को आगे बढ़ाने का काम किया गया और उनकी तरफ से भी इस इस्तीफे में अपना समर्थन देने का काम किया गया। उनका सीधा आरोप है कि उत्तराखंड में जो पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन को इस समय नगण्य भूमिका में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से रखा जा रहा है। जब दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड से कोई भी पदाधिकारी या कोई भी नेता यहां से जाता है तो उनसे मिलने से मना वहां पर कर दिया जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर पार्टी सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक्टिव होना चाहती है तो फिर उससे पहले संगठन को किस प्रकार से यहाँ पर जिंदा रखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उत्तराखंड के जो नेता हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी संगठन को आगे बढ़ाने की थी, उनको कोई तवज्जो इस समय संगठन में नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि वो इन सब चीज़ों से नाराज हैं, तो दुखी हैं और इस बात उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान यहाँ पर किया है। जी, उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड को जो है समझने की कोशिश नहीं की गई है और अभी भी ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है संगठन के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल पिछले 3 महीने से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के भीतर आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकारिणी इस समय अस्तित्व में नहीं है। कोई भी नेता इस समय ये कि नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास वर्तमान में कोई पद यहाँ पर हो। तो ऐसे में बिना पद के कैसे कोई पार्टी आगे चलेगी, कैसे कोई नेता अपना कर आगे बढ़ाने का काम करेगा, संगठन को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करेगा, जब पार्टी की तरफ से अभी तक उस दिशा में कोई पहल यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव स्तर पर है, लेकिन पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर उन सब दिशाओं में यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। संगठन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, संगठन में किसी नेता को दायित्व तो नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में भी जो कार्यकारिणी यहाँ पर बनाई गई थी उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के भीतर में नहीं था, सिर्फ प्रदेश संगठन में समन्वय की एक भूमिका यहाँ पर अदा की जा रही थी। दूसरे, जब कई बार पार्टी पदाधिकारियों ने या दूसरे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से मांग यहाँ पर की जाती थी तो हमेशा दिल्ली की तरफ से इन सब चीज़ों को इग्नोर करने का काम यहाँ पर किया जाता था और यही वजह है कि आज ये सभी नेता नाराज हैं और इन्होंने पार्टी छोड़ने का सामूहिक ऐलान। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और बात करेंगे अगली खबर की। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से देश भर के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत पहाड़ों की रानी मसूरी में शहर के सभी मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान को शुरू कर दिया गया। मसूरी सनातन धर्म मंदिर में महिला मोर्चा की देहरादून जिला उपाध्यक्ष पुष्पा पंड्यार के नेतृत्व में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की। वहीं सभी कार्यकर्ताओं से अपने आसपास के क्षेत्र के मंदिरों में साफ सफाई किए जाने का अनुरोध भी किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मसूरी मंडल में जितने भी यहाँ पर मंदिर होंगे सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसको खास तौर से मसूरी में पूरा एक उत्साह का माहौल बना हुआ है और पूरा मसूरी सजाने की तैयारियां हो रही है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, सफाई चल रही है। सारे मंदिरों में जितने भी मसूरी मंडल के क्षेत्र के अंदर मंदिर आते हैं सभी की सफाई में हम लोग जुटे हैं। 21 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा जिसमें भजन कीर्तन हो गए। 22 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा और मसूरी को एक भव्य रूप दिया जाएगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह यहाँ पर मसूरी को सजाया जाएगा। और खबर देहरादून से है, जहां नगर निकायों के कार्यकाल खत्म होने के बाद सभी निकायों को प्रशासक संचालित कर रहा है, तो वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण के काम पूरा कर 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव पूरा करना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन पर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयुक्त रिपोर्ट जारी करेगा, उसके बाद दूसरे विषयों पर काम करके 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न कराना संभव हो पाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा।
और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं, जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। और खबर देहरादून से है, जहां 23 दिसंबर को आरटीओ में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आरटीओ मेंबर ने मुख्य 2 बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें पहले नंबर पर देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक कंजेक्शन को हल करने के लिए और दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक को लेकर जो कंजेशन जोन बनाए गए हैं, जिसमें घंटाघर से लेकर दिलाराम चौक तक, घंटाघर से लेकर सर्वे चौक तक और घंटाघर से लेकर बिंदल पुल तक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे उन्हें जीपीएस से सुसज्जित किया जाना है, जिससे ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नजर रखी जाए। देखिए, 23 दिसंबर 2023 को आरटीए की बैठक हुई, जिसके अंदर 2 मुख्य मुद्दों पर आरटीए के मेंबर्स ने डिस्कशन किया। सबसे पहला तो देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन है उसको दूर करने के लिए, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो भी देहरादून शहर के अंदर हमने एक नो कॉन्जेशन जोन डिक्लेयर किया है, जैसे कि घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से दिलाराम चौक या घंटाघर से सर्वे चौक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे वो उनको जीपीएस से सुसज्जित होना आवश्यक होगा, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक को संयमित किया जा सके। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम लोगों ने स्टेज कैरेज के परमिट के लिए नए रूट्स बनाए हैं, जिनको कि वर्गीकरण करने हेतु शासन में भेजा है। उनके वर्गीकरण होने के पश्चात हमारे द्वारा बसेस का संचालन किया जाएगा, साथ में छोटी बसेस का संचालन किया जाएगा, जिससे लोगों को कम दामों पर अच्छी सेवा मिल सके। बढ़ते आगे, खबर डोईवाला से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि हम लंबे समय से सरकार से स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया गया। पिछले महीने 28 तारीख को मुख्यमंत्री से हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी तक का समय दिया था, लेकिन हम लोग स्थायीकरण जो है इसका नहीं किया गया। सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। शासन प्रशासन के लोग हम लोगों की अनदेखी कर रही है। हमारी सरकार से ये, जिस तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड में अच्छे भवन बना रही है, नए निर्माण कर रही है, तो एक नज़र कम से कम एक नज़र अपने सफाई कर्मचारी नगर पालिका के लिए, एक जो निचले वाले पायदान पर सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है उसकी तरफ एक नज़र डाल ले और उनके जो दुख दर्द है उन्हें गंभीरता से लेके उन सफाई कर्मचारियों की माँ बहन बूढ़ी घरों में इंतजार करते, मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा, ताकि वो भूखी ना मरे। उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम जैसे गरीब लोगों के, गरीब तबके के जो नीचे पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें और उनकी मांग डिमांड पूरी करें, ताकि वो भी अच्छे भविष्य को पा सकें। भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से आज ये मशाल जुलूस निकाला गया है। ये सरकार से हमारी काफ़ी समय से स्थायीकरण को लेकर काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है। तो हमने पिछली बार भी सारे जितने भी हरिद्वार, ऋषिकेश या डोईवाला के सबके जिलाधिकारी हैं, उनसे सबके थ्रू मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है स्थायीकरण की मांग के लिए, जिसके बाद ये पिछली 28 तारीख को सरकार के साथ बैठ के टेबल टॉक हुई थी, बात हुई थी। तो उसमें जो है सरकार ने हमें 12 तारीख तक का टाइम दिया था। 12 तारीख को हमारे लिए सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने के लिए कहा गया था कि तुम्हारी मांगें मान ली जाएगी, लेकिन 12 तारीख कल निकलने के बाद भी कोई हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं किया गया। कैबिनेट की मीटिंग रखी गई, दूसरे फैसले बहुत लिए गए, लेकिन हमारा एक मुद्दा तक नहीं उठाया गया, हमारी ये बात तक नहीं गई। इसका मतलब है कि सरकार इतनी निकम्मी गूंगी बहरी हो चुकी है कि वो हमें कोई वजह नहीं देती, हमारे कोई वैल्यू नहीं समझती।
जहां श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर की तमसा नदी माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। यह अभियान आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी की अगुवाई में चलाया गया। 15 श्रमिकों के दल को अंग वस्त्र और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के प्रतीक भेंट किए गए। साथ ही श्री राम दरबार में पूजा अर्चना और भोजन प्रसाद कराया गया। जीटीसी इंडिया के MD राहुल उपाध्याय का विशेष सहयोग इसमें रहा। कल से 15 दिनों में श्री सनातन गौरव का उत्सव मनाया जाएगा। वहीं देहरादून के नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगर निगम में अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज तैनात है। ऐसे में उनका कर्तव्य था कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे और विकास के काम धरातल पर उतरे। लेकिन अब उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। उसमें किसने क्या किया है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट इतना है कि ये सब व्यवस्था देखने के लिए वहां अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नगर निगम में अधिकारियों का। तो वो अधिकारी क्या कर रहे थे? पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि सही काम हो, पैसे को दुरुपयोग ना हो, कोई घोटाला ना हो। और अगर आज जांच होगी तो निश्चित तौर पर कई सारे अधिकारी उसकी लपेट में आएंगे और उनको दंडित किया भी जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज कांग्रेस वाले भले ही लोकसभा कोऑर्डिनेटर और अन्य पदों पर पार्टी नेताओं की नियुक्ति कर ले, लेकिन चुनाव की तैयारी में कांग्रेस कहीं भी भाजपा के सामने खड़ी नजर नहीं आती है। जो काम कांग्रेस आज कर रही है, भाजपा कई महीने उसे पहले ही पूरा कर चुकी है और अब भाजपा को यह भी पता है कि पूर्व में भी कांग्रेस को बड़ी हार मिली थी और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी हार मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की चुनाव तैयारी अन्य दलों से आगे और बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव मोड में दिखाई दे रही है। अभी उसने 5 लोकसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षक कोऑर्डिनेटर तय किए हैं। हम ये काम बहुत पहले कर चुके हैं और हम लगातार जनता के बीच में बने हुए। तो कांग्रेस हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी नियुक्तियां करे, किसी को भी कहीं बैठाने का काम करे। कांग्रेस ये चुनाव हार चुकी है, उसने अपना हार मान ली है। वो तो सिर्फ अपना फेस सेविंग करने के लिए सब काम कर रही है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ स्तर पर कोई कार्यकर्ता उनका दिखाई नहीं दे रहा है और वो बुरी तरीके से चुनाव हारे हुए हैं और अभी भी बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं। मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोजाना जाम लगना एक बड़ी समस्या है। प्रशासन इन दिनों जाम के समाधान के लिए सड़क चौड़ी करने में लगा हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ा। इसके साथ ही रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे कुछ दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया। दरअसल इनमें से कुछ दुकानदार सरकारी जमीन पर काबिज है, लेकिन उन्हें प्रशासन का यह नोटिस रास नहीं आ रहा है और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में उतर आए हैं, जिसको लेकर व्यापारियों में एक प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंद्रपाल सिंह रौतेला से मिला। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का शोषण कर रहा है और उन्हें जबरन नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें मेयर रौतेला ने प्रशासन से बात करने का भरोसा दिलाया। और एक उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही हैं। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में, क्योंकि मार्ग चौड़ीकरण जो है आपका जनहित का कार्य है और व्यापारी हितों को भी देखना चाहिए। तो दोनों विषयों को लेकर संवाद स्थापित हो और एक परिणाम उसका आए जो जनहित में हो। और खबर देहरादून से है, जहां पूरे देश में 14 जनवरी को वेटरन डे मनाया जाता है। इस दिन उन तमाम वीर सैनिक को याद किया जाता है जिन्होंने देश और सेवा में अपना योगदान दिया है। हालांकि उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रिटायर हो चुके सैनिकों के साथ वेटरन डे मनाया। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 14 तारीख को वेटरन डे के मौके पर कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिस वजह से पूर्व सैनिकों के साथ वेटरन डे मनाना काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से तमाम उन पूर्व सैनिकों को उनके द्वारा अपने आवास पर आमंत्रित कर वेटरन डे मनाया गया। वहां इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री ने न सेना के
क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। 14 तारीख को हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और उस दिन को हम वेटरन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कल कई सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, आज लोहड़ी भी है। तो हमने सोचा कि आज वेटरन डे की पूर्व संध्या पर एक सैनिक मिलन का कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा एक सैनिक जहां 30 साल 35 साल 40 साल देश की सेवा करता है और वहां से आने के बाद अगर उसे कोई सामाजिक जिम्मेदारी मिलती है, तो जितने भी सैनिक चाहे राजनीति के क्षेत्र में आए हों, चाहे आज हमारे महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हों, अगर आपने देखा होगा आज उनका कार्य करने का तरीका औरों से अलग दिखाई देता है। तो आज एक वेटरन डे की पूर्व संध्या पर सैनिक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जिसमें अपनी पुरानी यादों को, अनुभवों को हम ताज़ा करेंगे, शेयर करेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।